नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 5 पेपर सोशल साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पेपर में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। यदि आप इन्हें एक बार देख लेते हैं तो पेपर में 100% करके ही आएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। इसी में एक तरीके से और क्वेश्चन बनता है कि पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो उत्पादन में पहले नंबर पर है तमिलनाडु, और पवन ऊर्जा क्षमता, अगर क्षमता के अनुसार पहला स्थान पूछा जाए तो ये गुजरात का है। पवन ऊर्जा की क्षमता सबसे ज्यादा गुजरात के पास है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में और पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले नंबर पर गुजरात है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 15 जून को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति निगम से दी गई जानकारी या अपने द्वारा अनुरोध की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील करके उस जानकारी को फिर से प्राप्त कर सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जून 2005 को वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे और डिटेल में हम इसमें लिख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, और साथ ही साथ इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को स्वीकृति दी थी और 21 जून 2005 को इसे अधिसूचित किया गया था। तो ये जो 15 जून है ये राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत तिथि है। इस तिथि को राष्ट्रपति ने इसे एक्सेप्ट किया था, अर्थात इसे स्वीकृत कर दिया था, और ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005। तो ये तिथि भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और उत्तर प्रदेश में पूरे देश का कुल 40% आलू का उत्पादन किया जाता है। देश में जितना भी आलू होता है उसका 40%, आधे से थोड़ा सा कम आलू अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का, दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का और तीसरा नंबर बिहार का। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और 2020, 21, 22 की परीक्षाओं से संबंधित हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में ओजोन परत के महत्व में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। तो इसे 1994 में स्टार्ट किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ताकि ओजोन परत की रक्षा की जा सके, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके हमें उससे बचाती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था 5 सितंबर 1920 को।
5 सितंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह आंदोलन गांधी जी का पहला राजनीतिक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य हासिल करना था। हालांकि डिटेल में नहीं बताना है, वन लाइनर क्वेश्चंस है तो जितना पूछा जाए बस उतना ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन एक पंजीकृत संस्था है जो मनुष्य में ईश्वर की सेवा की भावना से मानवता की सेवा में लगी हुई है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से की थी। तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने और प्रेरणा थी इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की, और इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। तो तिथि भी याद कर लें, 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 ईस्वी की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसे सिपाही आंदोलन भी कहा जाता था। यह क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ की थी। इस क्रांति को भारतीय विद्रोह या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के दृष्टिकोण से। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इस समय हुआ कुछ इस प्रकार से था कि इनके दो नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, और इस गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किए थे। तो इसी समय अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर ने सैनिकों को आदेश दे दिया, जिससे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिससे बहुत से लोग मारे गए थे। तो इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार भी कहा जाता है। इस नरसंहार के बाद गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो ये सब पॉइंट्स भी आपको याद रखने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? चिपको आंदोलन शुरू किया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए, या फिर हम कह लें वृक्षों की रक्षा करने के लिए। तो चिपको आंदोलन वन बचाओ अभियान के तहत प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे। उन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष भी किया था। तो इस प्रकार से इस आंदोलन के तहत लोग वन को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। तो बीएचयू का ये एक बहुत ही विशेष भवन है। तो या तो हम ऐसे कह लें कि वाराणसी में स्थित है, या फिर थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर वाराणसी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, और इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, किसने किया, कब किया और कहां पर किया। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
वेदों की ओर लौटो, ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती का। उन्होंने इस नारे को दिया था। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के ये संस्थापक भी थे। इनका जन्म 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था और 1875 ईस्वी को इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चंस को आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे। जैसे अब आ गया है अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाओं की संख्या है, या फिर 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 933 था। 933 लिंगानुपात का मतलब है 1000 मेल के पीछे केवल 933 फीमेल हैं। 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियों की संख्या है, जो कि काफी कम है और इसे बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी कौन थे। दादा भाई नौरोजी का नाम सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को। इन्हें भारत के अनौपचारिक राजदूत के नाम से भी जाना जाता है और भारत का महापुरुष भी कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे और ये उग्रवादी दल से संबंधित थे। तो इनके बारे में ये 2-3 पॉइंट याद रखें। अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि इनके माता पिता का नाम क्या था। इनके माता का नाम था वालूबाई गोखले और पिता का नाम था कृष्णराव गोखले और इनका जन्म रत्नागिरी जिले के कोटलुक गांव में हुआ था। वैसे तो हर क्वेश्चन के पीछे हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारा कोशिश है कि हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करें ताकि आपका समय भी बचे और सारे क्वेश्चन जल्दी से कवर हो जाएं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कहीं कहीं डेट 5 मार्च भी मिलेगी। तो जब भी कोई सभा होती है तो कई दिनों की होती थी। तो 4-5 मार्क अलग अलग किताब में अलग अलग डाटा दिया गया है। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। तो ये समझौता कब हुआ था ये भी याद रखें, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। किसके बीच हुआ था। तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की गई थी। अर्थात सबकी मांग थी कि जो बेगुनाह है अर्थात जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उन सबको रिहा कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को ये शुरू हुआ था और ये चला था 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक ये सम्मेलन चला था और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ये भी याद रखेंगे, गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और किसी में नहीं। और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। द्विराष्ट्र अर्थात 2 राष्ट्र की मांग किसने की थी। तो 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें
पाकिस्तान की मांग की गई थी और साथ ही साथ तभी से दो राष्ट्र का सिद्धांत सामने आया था। तो पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अब द्विराष्ट्र के सिद्धांत की मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। हालांकि शुरुआत इन्होंने नहीं की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इन्होंने ही दिया था। दो राष्ट्र के सिद्धांत की शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे ज्यादा इस सिद्धांत को मशहूर बनाया और साथ ही साथ उन्होंने हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर लोगों को भड़काकर को द्विसिद्धांत के लिए सबको मनवाया। इस सिद्धांत में उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं और इसी के कारण बहुत से दंगे हुए हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच और फिर अंत में भारत के दो विभाजन हुए, एक भाग पाकिस्तान के रूप में उभर कर सामने आया। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो इन्होंने बहुत सारे योगदान अपने दिए हैं स्वतंत्रता के लिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, हमें यहाँ जन्म बताना है, तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो इस प्रकार से हमने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे की क्लास में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।